ठीक, चलिए। तो गर्भ शरीर की अपन बात करेंगे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी की दृष्टि से। अच्छा, तो बेसिकली अपन बात करते हैं, आप लोगों ने जब बुक भी खरीदी होंगी तो एक शारीर स्थान की बुक जरूर बताई होगी टीचर्स ने, या फिर आपने भी देखी होगी किसी के पास, सुश्रुत शारीर स्थान की, है ना। तो उसमें इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। चरक में भी जो है वो बातें बताई गई हैं गर्भ के बारे में। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर देखते हैं। देखिए, अध्याय का नाम आता है गर्भ अवक्रांति, और इसी को बोल देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अलग अलग नहीं है कोई, अपन पहले ये पढ़ेंगे फिर मॉडर्न भी है ना, अलग से एम्ब्रियोलॉजी नहीं है, इसी में है ना। तो एम्ब्रियोलॉजी भी आपको एक बार आयुर्वेद वाला पढ़ा देता हूँ, फिर अपन जो है वो मॉडर्न वाला भी अपन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है गर्भ की व्याख्या, बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भ जो है वो होता क्या है। अब जो भी एनाटॉमी में जो डेफिनेशंस आती हैं, विशेष रूप से अपने माइक का ध्यान रखिएगा, माइक तुरंत म्यूट कर दीजिए। ठीक, चलिए। तो गर्भ देखिए होता क्या है, गर्भ की डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। तो जहां भी डेफिनेशन की बात करेंगे तो गर्भ की डेफिनेशन जो है आचार्य चरक भी बताते हैं, और गर्भ की डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत भी बताते हैं। दो ही आचार्य को आप लोग एक बार आधार मान लीजिएगा मेरे कहने से, एक सुश्रुत को और एक चरक। ठीक है। एनाटॉमी की बात करो तो आप सुश्रुत के श्लोक याद करना ज्यादातर। ठीक है, चरक के भी करनी है, चरक तो कॉमन है, करना ही करना है, लेकिन एनाटॉमी में बात करें बेसिकली तो सुश्रुत, और फिजियोलॉजी की बात करें तो चरक। ठीक है, यहाँ पे चरक सुश्रुत दोनों को याद करना। ठीक है, देखिएगा। दूसरा आता है रोल ऑफ पंच महाभूत इन गर्भ वृद्धि। गर्भ की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसमें कहते हैं भाई पंच महाभूतों का क्या रोल है, तो वो भी अभी अपन बात करेंगे। ठीक है। आगे आता है कंसेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव। शुक्र क्या है, आर्तव क्या है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। ठीक है, बीज, फिर बीज भाग उससे छोटा और बीज भाग अवयव उससे छोटा। इसके अलावा आता है गर्भ अवक्रांति, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। आपको चरक का विशेषता याद कर लेना, सुश्रुत वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पढ़ा देंगे, दोनों यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, अपरा का निर्माण, गर्भ नाभि नाड़ी, गर्भ का पोषण, गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। ये अलग अलग आचार्य ने कौन से अंग की उत्पत्ति कब मानी। ठीक है, और गर्भ गर्भ की विकृति। ठीक, ये सारी चीजें अपन देखें। आज की क्लास में अपन थोड़ा सा शुक्र के बारे में पढ़ेंगे और गर्भ के बारे में बेसिक देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं गर्भ अवक्रांति की व्याख्या। ठीक है, तो देखिए, तो गर्भ अवक्रांति की बात करें, एक शब्द आता है गर्भ अवक्रांति, और गर्भ अवक्रांति दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है गर्भ और दूसरा होता है अवक्रांति। गर्भ का मतलब क्या होता है, गर्भ का मतलब आप फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। आप हो सके तो ये याद करना है ना, अपने फर्टिलाइजेशन याद कर लेना। निषेचन होता है, निषेचन के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है उसका। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक, तो अपन ने कहा कि भाई शुक्र और शोणित में क्या हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं भाई, स्त्री या फिर कोई फीमेल जो है वो गर्भवती हो गई है, तो उसी को क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। और अवक्रांति का मतलब होता है वृद्धि या फिर परिवृद्धि, है ना, परिवृद्धि या फिर वृद्धि। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या कहा कि भाई एक सेल बन गई, जिसको अपन ने क्या कह दिया, शुक्र शोणित का संयोग, उसको तो अपन ने बोल दिया गर्भ। और अवक्रांति मतलब होता है एक सीक्वेंस, एक डेवलपमेंट, एक प्रकार से अपन कहें उसकी ग्रोथ। एक सेल से किस प्रकार से उसके हाथ भी बन रहे, सिर बन रहा, हार्ट बन रहा, उसमें धड़कन आ रही है, वो सारी चीजें अपन गर्भ अवक्रांति की। बेसिकली एक शब्द में मैं बात बताऊं आपको, तो गर्भ अवक्रांति में अपन सब कुछ ही पढ़ते हैं। अभी बात करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार गर्भ अवक्रांति का मतलब होता है गर्भ की प्रवृद्धि, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिटस इज नोन एज गर्भ अवक्रांति। ठीक है, इसी को एम्ब्रियोलॉजी बोल देते हैं, ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसके बाद में आता है आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत शारीर स्थान में गर्भ अवक्रांति बताई है, और आचार्य चरक ने चरक शारीर स्थान में खुडी का गर्भ अवक्रांति और महती गर्भ अवक्रांति। ऐसे ही करके आपके अभी जो संहिता अध्ययन है ना, उसमें एक नाम आता है खुड्डाक चतुष्पादी, है ना, ऐसे करके नाम आता है, और एक फिर महती आता है ना, खुड्डाक और महती नाम करके दो चैप्टर आते हैं। वो जब आएंगे तो मैं आपको, खुडिका का मतलब होता है छोटा। ठीक है, खुडिका का मतलब होता है छोटा, और महत का मतलब होता है बड़ा।
ये जब आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। बस आप यहाँ पे क्या याद रखोगे कि चरक ने कहाँ पे बताया, शारीर स्थान में बताया। कौन कौन सी चैप्टर में गर्भ अवक्रांति के बारे में बताया, खुडी का गर्भ अवक्रांति और महती गर्भ अवक्रांति। और सुश्रुत ने कहाँ पे, गर्भ अवक्रांति शारीर नाम का चैप्टर है उसमें बताया। बस इतना ही। इसके बाद में आती है गर्भ अवक्रांति की परिभाषा। ठीक है, आप छोटा छोटा लिख लो, मैं पीडीएफ आपको दूंगा ही दूंगा, और छोटा छोटा आप लिख सकते हो साथ में। ठीक है, आपकी बुक में से ही है, कोई अलग नहीं। देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम गर्भ अवस्था के ज्ञान हेतु गर्भ की परिभाषा। कह रहा है कि गर्भ अवक्रांति में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो अपन गर्भ की परिभाषा पढ़ेंगे कि गर्भ क्या होता है। उसके अलावा शुक्र शोणित के स्वरूप का ज्ञान, कि भाई स्पर्म कैसा होता है, ओम कैसा होता है, किस प्रकार से उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसके संयोग की प्रक्रिया, कि इनमें संयोग कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। संयोग के उपरांत उत्पन्न करने वाले भाव, संयोग के बाद में ऐसा क्या होता है कि उसमें अलग अलग अपन कहेंगे उससे हाथ पैर सिर सब बन जाते हैं, सारे अंग प्रत्यंग बन जाते हैं। इसके बाद में आनुवांशिक सिद्धांत, ऐसा क्या कारण होता है, इसको आनुवांशिक सिद्धांत को क्या बोलेंगे अपन, जेनेटिक्स बोलेंगे। तो जेनेटिक्स भी अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, गर्भ अवक्रांति में ही पढ़ते हैं, है ना। क्रोमोजोम से कैसे डिजीज जो है एक से दूसरे में आती है, किस प्रकार से माता पिता के गुण जो है वो बच्चों में आ जाते हैं। शुक्र शोणित में बीज भाग, है ना, उसमें जो मुख्य जो भाग होता है बीज भाग, है ना, उनके अंदर शुक्र के अंदर कौन सा पार्ट होता है, क्रोमोजोम्स की बात कर सकते हैं, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की, उनका परिवर्तन लिंग भेद के कारण, मतलब अलग अलग मेल फीमेल कैसे बनते हैं, आकृति देने वाले कारण, अंग प्रत्यंगों का उत्पत्ति क्रम, सबसे पहले क्या बनता है उसके बाद क्या बना है, गर्भ की पोषण प्रक्रिया, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, सिद्धांतों का वर्णन, अलग अलग आचार्यों ने कुछ बातें बताई। ठीक है, जिस शारीर में, शारीर का मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है, शारीर का मतलब होता है तंत्र या फिर ग्रंथ। एक होता है शरीर और एक होता है शारीर। जैसे आप क्या पढ़ रहे हो अभी, रचना शारीर, रचना शारीर मतलब रचना जिसमें है, मतलब एनाटॉमी का शारीर, एनाटॉमी का तंत्र अभी पढ़ रहे हो। इसी प्रकार से क्रिया शारीर, ठीक है, तो शारीर मतलब होता है तंत्र। तो कह रहे हैं ऐसा जिस शारीर मतलब जिस ग्रंथ में या फिर जिस तंत्र में किया गया है उसे क्या कहते हैं, गर्भ अवक्रांति शारीर कहते हैं। तो अपन गर्भ अवक्रांति में सारी ही चीजें पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म क्या होता है ना, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारी चीजें किस प्रकार से उसकी फॉर्मेशन हुई, कैसे उसका फर्टिलाइजेशन होता है, आगे से आगे पूरा का पूरा अपन कहेंगे पोषण अपन पूरा करते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि भाई और गर्भ अवक्रांति के कुछ पर्याय भी होते हैं। ठीक है, वो क्या है, तस्य अवक्रांति, उपगमन अवतरण, ठीक है, नए बच्चे का, नए बालक का अवतरण होता है ना गर्भ अवक्रांति के माध्यम से, तो अवतरण बोल दिया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस फ्रॉम टू सेल, टू सेल का मतलब क्या हो गया, एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है, टू मेच्योर फीटस, उनसे क्या मतलब पूरा बालक बन जाता है। तो ओवम और स्पर्म से लेकर फीटस तक की बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गर्भ अवक्रांति बोल देते हैं। इसके बाद में आता है गर्भ शारीर की परिभाषा। इसमें क्या क्या चीजें आती है, एक ही बात है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कह रहा है कि इसमें क्या है, गर्भ शारीर, केवल गर्भ शारीर की बात करेंगे तो उसमें गर्भ की बात आएगी कि कंसेप्शन कैसे हुआ, है ना, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, गर्भ का विकास कैसे होता है, प्रसव पूर्व की विभिन्न घटनाओं का कर, ठीक है, कि पेट में क्या क्या चीजें चलती हैं अपन के, यूट्रस में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लेबर, ये आपके ओप्स और गायनी में भी बड़ा काम आएगा ये चैप्टर, है ना। तो ये सारी चीजें अपन जिसमें पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गर्भ शारीर। तो गर्भ शारीर तो एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं कि गायनी का पार्ट अपन कह सकते हैं, गायनी का तो खैर पूरा ही है, लेकिन स्पेशली अपन जो गायनिकोलॉजी का पार्ट है वो अपन कहेंगे। और अपन बात करें गर्भ अवक्रांति में, अपन स्पर्म की बात करेंगे, अपन ओवा की बात करेंगे, वो कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, थोड़ी जेनेटिक्स भी अपन पढ़ते हैं, है ना। बस ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस करने के लिए बातें बताई गई है। अब ये तो हो गई एक कि गर्भ अवक्रांति क्या चीज होती है, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक एक चीजों की डेफिनेशंस की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गर्भ की परिभाषा। ये पहला श्लोक है जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। और विशेष चीज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कह रहे हैं कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षि गते गर्भ संज्ञा भवती। शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षि गते गर्भ संज्ञा भवती। इस प्रकार से इसको 4-5 बार पढ़ोगे फिर हाथ से लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और याद हो भी गया होगा, अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। देखिएगा क्या कह रहा है कि शुक्र शोणित का क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। और फिर वो किसमें, जो वो कुक्षी में संयोग हो जाता है। कुक्षी मतलब यहाँ पे यूट्रस से बताया गया है, कुक्षी मतलब गर्भाशय की बात की गई है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं।
ये मॉडर्न की जो मैंने अभी बोला है ना, ये मॉडर्न की एक प्रकार से परिभाषा है ना। एक यहाँ पे कुछ आयुर्वेद में बहुत विशेष बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद क्या कहती है, एक स्पर्म होता है, सॉरी मॉडर्न क्या कहती है, एक स्पर्म होता है और एक ओवा होता है। इन दोनों में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होकर क्या बना लेता है, ये जाइगोट बना लेता है। ठीक। और जाइगोट के बाद में क्या बन गया, इसका इम्प्लांटेशन होता है और ये गर्भ हो गया अपन कहेंगे। लेकिन कहा कि भाई फर्टिलाइजेशन तो अपन कहाँ करवा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करवाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर स्पर्म रखते हैं मेल का, और फीमेल का ओवम रखते हैं, और उसमें क्या करवा देते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। किसी को पता हो, उसके बाद में उसको कहाँ रखना पड़ता है, फीमेल की यूट्रस में रखना पड़ता है। जब फर्टिलाइजेशन आप टेस्ट ट्यूब में करवा ही रहे हो, तो फिर यूट्रस की जरूरत क्यों पड़ रही है, कोई इतना पता है किसी को, ये चीज अभी मैंने जो बताई है। पोषण के लिए। तो पोषण दिया जा सकता है भाई, कभी कभी 7वें महीने का बच्चा जन्म ले लेता है, उसको बाहर से पोषण दे देते हैं। क्या कारण है, अभी तक एक इंसान नहीं बना पाए हैं ऐसा, मतलब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अपने को पता चल गया है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच के कोई जवाब देना, कि अपन बना सकते हैं न्यूक्लियस, आराम से बना सकते, अपन लैब में बना सकते हैं, इतनी तरक्की कर रखी है। साइटोप्लाज्म बना सकते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया बना लेंगे, इधर उधर से ले आएंगे, है ना। लेकिन फिर भी आप एक जीवित इंसान नहीं बना सकते। इस चीज का जवाब मतलब जो, आत्मा प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ उसमें आत्मा को आप प्रवेश नहीं करवा सकते। ये बात यहाँ पे आयुर्वेद ने लिखी है इतनी साल पहले। कहा कि सिर्फ सिर्फ शुक्र शोणित का संयोग ही एक प्रकार से अपन गर्भ नहीं कहेंगे। ये भूल मत जाना, श्लोक समझा रहा हूं मैं आपको। शुक्र शोणित जीव संयोगे, जीव का मतलब यहाँ पे आत्मा से है, कि जब तक उसमें जीव का संयोग नहीं होगा, तो शुक्र शोणित को चाहे आप फर्टिलाइज करवाते रहो, कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखना कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। जब शुक्र शोणित और आत्मा का संयोग होता है गर्भाशय में जाके, तब उसको क्या कहते हैं, अपन गर्भ कहते हैं। याद कर लेना, समझ रहे हो बात को, तीन चीजों का संयोग करना है। ठीक है, ये विशेष बात है जिसको साइंस नहीं, मॉडर्न साइंस नहीं बताती है, आयुर्वेद बताती है। पुरुष का शुक्र, स्त्री का शोणित, इनकी स्त्री गर्भाशय में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है उसमें, तभी मनुष्य में नव अंकुर या नव जीव का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। ठीक, चलिएगा, ये एक बात आई। इसके बाद में अगला श्लोक आ जाओ, कि शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। ये किसका बता दिया, ये आचार्य सुश्रुत बताते हैं। बात वही है, थोड़ा सा शब्द नहीं, बात वही कह रहा है कि महर्षि सुश्रुत ने के अनुसार शुक्र मतलब स्पर्म और शोणित मतलब ओम का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा और 8 प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा। कोई बताएगा पंच तन्मात्रा क्या होती है, किसी को पता हो तो, नहीं मैं बता दूंगा, नहीं पता। सात्विक पर रसगंध। बस यही होती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, है ना। एक फिजियोलॉजी की भी क्लास है, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, है ना। उसमें मैंने ये तन्मात्राओं के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा षोडश विकार, 16 विकार, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत। ठीक है, और ये 24 क्या बन जाते हैं, टोटल 24 को क्या बोलते हैं, पता है क्या। ये 16 विकार और 8 प्रकृतियां टोटल मिला के कितनी हो गई, 24 हो गई। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति पुरुष। हाँ चतुर्विंशति पुरुष, वेरी गुड, है ना। तो ये बोलते हैं इसको, इन सब का जब संयोग होता है तब उसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें, सारी की सारी चीजें आ गई, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये महर्षि सुश्रुत के अनुसार क्या हो गया, एक प्रकार से परिभाषा हो गई। शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार, तो क्या आ गया, आत्मा आ गई, प्रकृति अष्ट प्रकृतियां आ गई, विकार जो षोडश विकार है वो आ गए, वो सब सम्मूर्छित मतलब वो एक प्रकार से मिल जाते हैं, उनका संयोग हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। चरक कहते हैं शुक्र शोणित और जीव जब मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ये श्लोक भी आचार्य सुश्रुत का ही है, हमने तो याद किया था, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसको मैं समझा जरूर देता हूँ। देखिएगा क्या करें, कि तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति तेजम एनम पचति आपह क्लदयन्ति पृथ्वी सहनन्ति और आकाशम विवर्धयति।
एवं विवर्धित स यदा हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि अभिर अंगे रूपेत है तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। देखो समझ लोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो अभी अपन ने क्या कहा था, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि जब गर्भ की वृद्धि होती है तो उसमें जो 5 महाभूत होते हैं, नॉलेज है ना आपको पंच महाभूतों का, है ना? तो 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब जानती हो आप। तो इन 5 महाभूतों का जो है गर्भ की वृद्धि में क्या योगदान है, क्या भूमिका है, ये बहुत बड़ी बात होती है ना? ये किसी के मस्तिष्क में चीजें आज की साइंस में भी गई हुई नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ने कितनी साल पहले बताया था कि जिन चीजों से संसार बना है उन्हीं चीजों से पुरुष बना है। यावंतो लोक है तावंते पुरुष है, कि जिन चीजों से लोक बना है उन्हीं से क्या बना है, ये पुरुष बन गया है। तो लोक भी किससे बना है? आप देखोगे 5 महाभूतों में से ही कोई एक चीज मिलेगी, कुछ भी देखोगे। आप अपनी टेबल उठा के दे रहे हो, ये पृथ्वी महाभूत से बनी है। आप जल देख रहे हो तो जल महाभूत हो ही गया, और भी कोई लिक्विड चीजें हैं ऐसी ही आपको मिलेगी। ठीक है, जो खाली जगह है वैक्यूम है वो आकाश महाभूत है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर है, आपकी आंख है वो तेज महाभूत से होती है, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, है ना, अलग अलग कौन सी चीजें कौन सी महाभूत से बनती है। स्किन जो वायु महाभूत प्रधान होती है, इस प्रकार से चीजें। तो कहा कि सभी चीजें सभी महाभूतों से बनती हैं, लेकिन किसी एक की उसमें प्रधानता होती है। चलिएगा वापिस अपन टॉपिक पे आते हैं कि वही महाभूत जो है उनका गर्भ की वृद्धि में क्या रोल है। तो देखो कह रहा है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ये वही बात आ गई, शुक्र शोणित गर्भाशय में संयोग होने पर आत्मा अष्ट प्रकृति षोडश विकार इन सब का संयोग होता है, तब उसे क्या कहते हैं, गर्भ कह देते हैं। ठीक है, जैसे ही गर्भ में चेतना का वास होता है, वायु विभाजित करने का कार्य करती है। वायु क्या करती है, विभाजित करने का काम करती है। अगर मैं मॉडर्न थोड़ा सा बताऊं तो कोशिका विभाजन का काम कौन करती है, वायु करती है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, मोरूला ब्लास्टुला ना, ब्लास्टुला, ये सारे बनते हैं। तो सेल डिवीजन का काम कौन करता है, वायु करती है। दूसरा आता है तेज पाचन में मदद करता है। तेज कौन होता है, तेज पित्त मान सकते हैं, और वो क्या करता है, पाचन में मदद करता है। पाचन का तात्पर्य क्या है, एक मेटाबॉलिज्म शब्द होता है। एक दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अपन ऑक्सीजन खींचते हैं ऊपर, है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्यों अपने को जरूरत पड़ रही है, या फिर ऐसा क्या रीजन है कि अपन ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। ऐसा कौन सा काम रुक जाता है, कौन सा बहुत जरूरी काम रुक जाता है ऑक्सीजन नहीं लेने पर। मेटाबॉलिक। हाँ, मेटाबॉलिज्म में मदद करती है भी ऑक्सीजन जो है, मेटाबॉलिज्म का काम। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपके शरीर में जो आप रोटी खाते हो ना, मैं सीधा सिंपल भाषा में बताऊं आपको, आपके शरीर में आप जो भोजन करते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी आहार आप ले रहे हो, उसका शरीर की कोशिका को, उसकी शरीर की सेल को न्यूट्रिशन जाने का काम ऑक्सीजन की मदद के बिना नहीं हो सकता। इसकी एक रिएक्शन भी होती है, वही मैं बताऊंगा। तो सीधी सी बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो शरीर में चय अपचय की क्रियाएं करवाती है। चय अपचय, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है, जो जायगोट होता है उसको न्यूट्रिशन, उसको जो भी आहार मिला है उसको, उसके मेटाबॉलिज्म करवाना, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन देना सेल को, वो कौन करवाता है, वो पित्त करवाता है, तेज महाभूत करवाता है। जल महाभूत क्लेदन का काम कराता है। क्लेदन मतलब एक प्रकार से नरिशमेंट को कह सकते हैं। तो नरिशमेंट का काम जो है वो जल करवाता है। पृथ्वी जो है वो घनता प्राप्त कराता है। घनता का मतलब होगा सेल को जो है रिजिड रखता है। ठीक है, सेल्स और टिश्यू को क्या रखता है, रिजिड रखता है। ठीक है, तो उनको कॉम्पैक्ट बनाए रखता है, एक प्रकार से एकदम पैक रहती है ना, क्लोज पैकिंग। तो घनता प्राप्त करता है। आकाश तत्व द्वारा गर्भ का आकार बढ़ता है। एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट, आकाश क्या करता है, बढ़ता रहता है लगातार, अपन कहें अनंत है, तो एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट कौन करवाता है, आकाश महाभूत करवाता है। तो ये चीज आप याद रखोगे, और यही चीजें इस श्लोक में लिखी है कि तम चेतना अवस्थितम, जब चेतना क्या हो जाए, अवस्थित हो जाए, है ना, चेतना आ जाए गर्भ में, तब वायु विभजती, समझ में आ रहा है, वायु विभाजन करवाएगी, सेल डिवीजन। तेजम एन पचती, ये क्या करेगी, पाचन का काम करवाता है तेज। आपह क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विभजती। और इस प्रकार 5 महाभूतों द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसके हाथ पैर जिह्वा नाक कर्ण नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्मित होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं,
शरीर कहते हैं। एवं विवर्धित है, इन सब से विवर्धित जो पोषित होगा, जो विकसित जो बालक है, स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्णिकम, ये सब ऑर्गन जो है वो बन जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, गर्भ की परिभाषा बताई, गर्भ में फिर कहा कि महाभूतों का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। तो ये फिर आपको लिखना है, ये पूरा भी याद नहीं हो तो ये वाली लाइन तो याद कर ही लेना। अब समझ में आ गई है तो याद हो जाएगी। आपको ये वायु याद करना है, क्या काम करता है, तेज क्या काम करता है, जल क्या काम करता है, पृथ्वी क्या काम करता है, और आकाश जो है वो क्या काम करता है। ठीक बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो आगे अपन चलते हैं, अब बात कर लेते हैं शुक्र की बात करते हैं। ठीक है, देखिए शुक्र का मतलब स्पर्म से एक बार ना लीजिएगा, है ना, बोलते हैं स्पर्म को भी, ऐसे अलग नहीं, ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं, है ना, शुक्र समझते हैं मतलब, है ना। वीर्यंत विक्रांति द्वारा वीर्य की निरुक्ति होती है, वीर्य बोल दिया, शुक्र के पर्याय क्या होंगे, वीर्य हो गया, रेतस हो गया, काट देना, पुंबीज है, बीज है ना, पुन शुक्र बोल दिया, स्त्री शुक्र बोल दिया। शुक्र जो है ना वो पुरुष में भी होता है और स्त्री में भी होता है, ठीक है, दोनों में शुक्र माना जाता है। शुक्र का मतलब सप्तम धातु से है यहाँ पे, है ना। सात धातुओं के नाम याद है ना, बताइए कोई 7 धातुओं के नाम बता दोगे क्या? रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, है ना, याद सीक्वेंस में याद रखनी है। तो 7वीं धातु है शुक्र, है ना। तो अपन सेपरेट थोड़ी पढ़ते हैं, लो भाई ये इसमें आर्तव नहीं आता, इसका मतलब आर्तव दोनों में नहीं होता, दोनों में होता तो बता देते हैं। तो दोनों में अगर ये सप्त धातु बोल रहे हैं तो ये फीमेल्स में भी मेल्स में भी है। कोई कहे कि कहाँ पे है तो अपन कहेंगे सर्व शरीर में है। कोई पूछे शुक्र की लोकेशन कहाँ है, सर्व शरीर। अभी मैं इसका श्लोक याद करवाऊंगा आपको, है ना, याद करना। कह रहा कि ये हो गया, ये मत याद करना, वीर्य विक्रांति याद हो, ठीक है, अच्छा है, लिख देना। वीर्य रेतस पुबीज, ये इसके पर्याय हो गए, सीमन अपन बोल देते हैं। इसके बाद में शुक्र की उत्पत्ति, तो अपन जानते हैं कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो मज्जा शुक्र हम तू जाते, मज्जा ही क्या बनाती है, शुक्र बनाती है। भाई नई बात थोड़ी बता रहा है, पता है हमें कि मज्जा से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, शरीर का सप्तम धातु है, और इस शुक्र धातु द्वारा ही गर्भ का निर्माण होता है। आहार की भली भांति परिपाक हो जाने पर और रस और रक्त आदि धातुओं के रूप में परिवर्तित होते होते मज्जा का रूप धारण करने पर सार भाग शुक्र संज्ञा प्राप्त होता है। तो मज्जा से ही शुक्र बनता है, ठीक है। ये बस एक समझाने के लिए लाइन लिख दी, आपको आती है पहले से। सीमन इज ए मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेमिनल फ्लूइड। मॉडर्न में अपन देखते हैं सेमिनल फ्लूइड, ये भी कंटेंट्स की बात अपन करेंगे, 11वीं में अपन पढ़ते हैं, 12वीं क्लास में, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन पढ़ते हैं। तो वही चीज है, कह रहे हैं कि स्वरूप की बात करते हैं, सौम्यम शुक्र। शुक्र कैसा होता है, सौम्य होता है। सौम्य मतलब शीत गुण वाला होता है, ठंडा होता है। और आर्तव कैसा होता है, आर्तव उष्ण होता है, ठीक है। आर्तव जो आग्नेय महाभूत है ना, आग्नेय होता है आर्तव, ये सौम्य होता है। इसीलिए इन दोनों का क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, ठीक है। इससे जल महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए शुक्र जो होता है शीतल होता है और स्निग्ध होता है, ठीक है। अब देखो ये श्लोक आप याद कर लेना। पहला तो कौन सा याद करोगे आप, गर्भ की परिभाषा याद करोगे, चरक वाली, चरक वाली तो याद हो जाएगी, है ना। 2-4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगी। शुक्र श्रोणित जीव संयोगे तो कलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा बहुत। इसी प्रकार से सुश्रुत वाला भी याद करोगे तो वो भी याद हो जाएगा, है ना। इसके बाद याद करते हैं शुक्र के स्थान की बात करते हैं, ये भी याद कर लेना। देखो शुक्र का स्थान पूछे तो मैं क्या कहूंगा, सर्वत्र अनुगत देह। अब देखो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, आपकी एग्जाम्स में मिलेंगे। आप जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम दोगे तो उसमें आपको एमसीक्यू मिलते हैं, है ना, जो थ्योरी में देखने बैठोगे। उसके बाद इसी प्रकार के क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन मिल सकता है, सर्वत्र अनुगत देहे, ये किसके लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यही क्वेश्चन आपको जब एमओ की एग्जाम दोगे उसमें भी मिल सकता है, और यही क्वेश्चन अगर आप एआईपीजीटी की एग्जाम दोगे तो वहां पे भी देखने को मिल सकता है ना। यही क्वेश्चन और भी आयुर्वेद से संबंधित, ये आप ही को नुकसान होगा भाई, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है वो कहाँ देखने को मिल सकता है आपको, आप पीजी की एग्जाम दोगे, सीआरएबी की एग्जाम, बहुत सारी सीसीआरएस के एग्जाम, खूब सारी आयुर्वेद के एग्जाम होते हैं, उनमें मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी के लिए याद करो, आपके 4 साल 5 साल बाद भी ये चीज काम आएगी। अब देखो शुक्र की पोजीशन कहाँ होती है, सर्वत्र अनुगत देह, संपूर्ण देह में शुक्र विद्यमान है। अब आ जाओ देखो यहाँ पे कह रहा है कि रस इक्सो, कि गन्ने में आपसे पूछे कि रस कहाँ है तो आप क्या कहोगे कि भाई पूरे गन्ने में ही है, कि रस इक्सो यथा दधनी सर्पी। आप कहोगे सर्पी मतलब घी को बोलते हैं,
कहोगे, आपसे कोई पूछे बताओ दही में सर्पी कहाँ है, घी कहाँ पे है, तो आप कहोगे भाई पूरे में ही है, इसको मथना पड़ेगा फिर निकलेगा। तेलम तिले, एक तिल का दाना दे दिया, बताओ इसमें तेल क्या है, बोले भाई पूरे में ही है। तो जिस प्रकार से गन्ने में रस का होना और दही में घी का होना और तिल में तेल का होना, उसी प्रकार से सर्वत्र अनुगत देहे शुक्रम स्पर्श ने तथा। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे गन्ने में रस, दूध में घृत, तिल में तेल अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी पुरुषों में व्याप्त रहता है। और ये सभी में होता है, मेल में भी फीमेल में भी। क्यों? शुक्र का मल क्या होता है? ओज होता है। शुक्र का मल क्या होता है? ओज होता है। ओज तो सभी में होता है। ओज का मतलब क्या होता है? आपकी कांति को बोलते हैं ओज, आपका तेज कह सकते हैं ओज, वो तो सभी में है, इसका मतलब शुक्र भी सभी में है। ठीक, आ जाइए यहाँ पे क्रोमोजोमल लेवल पे हेप्लॉइड नंबर ऑफ 23, हेप्लॉइड नंबर को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म बोल देते हैं। आयुर्वेद में उसको शुक्र बोला है, उसको वीर्य बोल दिया, शुक्र भी कहा है, लेकिन ये अलग। इसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था में ही शुक्र उपस्थित रहता है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहता है, और वही कौमारी अवस्था में प्रकट होता है। स्त्रियों में भी शुक्र उपस्थित रहता है, लेकिन वह अव्यक्त रूप में होता है। तो पुरुष में क्या होता है? वो हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ट्रांसफर करने का भी अपन कह सकते हैं काम कर देता है। स्त्रियों में सिर्फ कांति बनाए रखने में, है ना, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। हो सकता है इसका कुछ आचार्य ऐसा भी मत देते हैं, जो नए टीकाकार होते हैं, वो कहते हैं कि अपन कहते हैं ना भाई थोड़ा टेस्टोस्टेरोन होता है फीमेल्स में भी, तो उससे भी कुछ लोग लिंकअप। आगे आता है यही चीज जो है सुश्रुत बताते हैं कि यथा पयांसी सर्पिस्तु गृद स्वेक्षी रमो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम विद्या। है ना, अभी यहाँ पे शुक्र की बात आ गई, इसलिए शुक्र धरा कला होती है सातवीं। जितनी सात धातुएं होती है ना, उतनी कला होती है ना, मास धरा कला, है ना, ऐसे ऐसे पूरी अपन, ये सप्तमी कला होती है शुक्र धरा कला। ठीक है, जो सभी प्राणियों के संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, तो वही बात होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी किसको कहा है? तो उसमें आ जाएगा पहली सब मतलब शुक्रधरा कला, अलग अलग की बात अपन कह सकते हैं, मांसधरा कला, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो अपन कह देंगे किसके लिए है ये? शुक्रधरा कला। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ, अगला जो है वो श्लोक याद करना, आपको वो बताए थे। थोड़ा सा अपन जो है वाई लगा देते कि इसको याद करना है। ठीक है, ये वाला याद करना आपको, ये भी याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको याद करना। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है शुक्र के दोषों की बात। पहले, हाँ, पहले अपन शुक्र के लक्षणों की बात करते हैं। ये श्लोक भी आप याद करना कि शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं। ये आचार्य सुश्रुत का है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरक नहीं बताया। कह रहा कि स्फटिक आभम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित तू, है ना, ये केचित तू तेल छौद्र निभम तथा। देखो समझो पहले इसको, ये शुक्र कैसा होता है? स्फटिक आभम, स्फटिक होता है, फिटकड़ी को बोलते हैं, तो फिटकड़ी होती है ना अपनी, उसको बोलते हैं। वो थोड़ी सी क्या होती है? येलोविश होती है, एकदम व्हाइट नहीं होती, थोड़ा सा उसका कलर जो है वो येलोविश होता है। तो कहेंगे आपका शुक्र सही है, ये आप कैसे पता करोगे? तो शुद्ध शुक्र का लक्षण होता है स्फटिक आभम, उसमें थोड़ी सी जो है वो येलोनेस रहेगी। दूसरा स्फटिक की आभा की तरह होता है। दूसरा द्रव होता है, मतलब लिक्विड होगा वो। अगला स्निग्ध होगा, चिकना होता है, मधुर मधुर रस वाला होता है। क्यों? अपन कहते हैं भाई ये आयुर्वेद ने कितने दिन पहले बता दिया। अच्छा बताओ कौन सी शुगर होती है स्पर्म में? कौन सी शुगर होती है? ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? शुगर के समझ तो रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। हाँ, ग्लूकोज, माल्टोज, लेक्टोज, ऐसे कौन सी होती है? सर ग्लूकोज ही सुक्रोज होती होती है। कौन सी? सुक्रोज। नहीं। है, ग्लूकोज होती है सर। हाँ, नहीं नहीं, हो गया, मैं बता रहा हूँ, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फ्रुक्टोज होती है। आयुर्वेद ने बहुत दिनों पहले इसका रस बता दिया, मधुर था, है ना, फ्रुक्टोज शुगर। अभी मॉडर्न कहती है भाई हाँ इसमें है। मधुगंधी है, उसकी गंध जो है मधु के समान गंध हो। तो कैसे याद करोगे? स्फटिक आभम, सफेद होता है लेकिन फिटकरी के समान सफेद होता है, थोड़ा सा येलो कलर होता है उसका, जो अपनी
सुजुकी की पुरानी सफेद कलर की गाड़ी है डिजायर वगैरह, वो एकदम थोड़ी पीली पड़ जाती है थोड़े दिनों में, वो एसआर कलर कह सकते हैं। इसके बाद में द्रव होता है, पतला होता है। स्निग्ध होता है, चिकना हो गया। मधुर, सुगर कौन सी होती है जान जाओगे। मधुगंधी, मधु के समान गंध वाला। शुक्रम इच्छन्ति, क्या कहते हैं, शुक्रम इच्छन्ति केचित तू। केचित तू का मतलब है कुछ आचार्य, कुछ आचार्य कहते हैं कि शुक्र जो होता है वो कैसा होता है, तिल तेल या फिर तेल और मधु के समान दिखने वाला होता है। तो अपन कह सकते हैं ऐसा भी होता है। अब देखिए अलग अलग कंसिस्टेंसी होती है शुक्र की, आपको अलग अलग उसकी फ्लूइडिटी, उसकी लिक्विडिटी अलग अलग मिल सकती है ना, कि ज्यादा गाढ़ापन अपन कह सकते हैं, ज्यादा हो सकता है इसमें पतला। तो क्या पता किसी आचार्य ने थोड़ा दूसरा है ना उसने नोटिस किया हो सकता है ऐसा होगा। तो कह रहा है कि केचित टू का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ लोग कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं कि तेल और छोद्र के समान। छोद्र किसका पर्याय होता है, मधु का पर्याय होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, स्फटिक आभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी चय। ठीक है, तो स्फटिक की आभा के समान द्रव होता है, स्निग्ध होता है, मधुर, रस में मधुर होता है, मधुगंधी चय, मधु के समान गंध होती है। शुक्रम इच्छन्ति केचित तू, कुछ लोग शुक्र के लिए कहते हैं कि ये तेल छोद्र निभम तथा, तेल और छोद्र के समान होता है। छोद्र किसको बोलते हैं, मधु बोलते थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिएगा वर्ण पूछे शुक्र का कैसा होता है, तो स्फटिक के समान होता है। स्फटिक फिटकरी को बोल देते हैं। स्पर्श में द्रव स्निग्ध होता है, रस में मधुर रस वाला होता है, गंध में मधु के समान गंध वाला होता है। शुक्र के भूमि पर गिरने या किसी कपड़े पर लगने से चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक है, ये एक थोड़ी सी बात कह दी है, कुछ याद रखने लायक भी है। इसके बाद में अगला आता है शुक्र के दोष। शुक्र के दोष देखो कौन कौन से होते हैं, बस इतना ही आप याद रखो, है ना। लेकिन इन शब्दों को थोड़ा याद रख लेना, आपके जीवन भर में काम आएंगे, है ना। कोई ऐसा शब्द आएगा जो समझने लायक होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। देखिए शुक्र के दोष, तो वातज, ठीक है, वात के कारण दूषित वातज, पित्त के कारण दूषित पित्त, श्लेष्म के कारण मतलब वात पित्त कफ शोणित, रक्त दोष कह सकते हैं। चार प्रकार के दोष माने सुश्रुत ने, चार दोष बताए, वात पित्त कफ और रक्त को भी दोष माना है सुश्रुत। ठीक है, चरक की नहीं बताते। कुणप गंधी, कुणप जो है ना वो गंदी गंध को कह सकते हैं, या फिर मुर्दे के समान गंध को भी बोल देते हैं कुणप गंधी। ग्रंथि, है ना, उसमें एक प्रकार से ग्रंथि पड़ जाना थोड़ा बहुत कह सकते हैं। पुति, पुए, पुति मतलब स्मेल को बोलते हैं, गंदी स्मेल उसमें से आए ऐसा कह सकते हैं। पुए, उसमें हो सकता है मवाद आए, अंदर कोई चोट लग जाए ऐसा करके। इसके अलावा क्षीण, कमी हो जाए, मूत्र के मात्रा में कमी हो जाए। मूत्र पुरुष रेत से है, प्रजा उत्पादने में समर्था भवन्ति। कह रहा है कि ये सारे दोष अगर इसमें आ जाएं तो वो क्या नहीं कर पाएगा, प्रजा उत्पादन का मतलब वो जो शुक्र होता है वो प्रजा उत्पादन करने लायक नहीं होता। देख लो, अब आपको दोबारा अपन पढ़ते हैं कि वातज पित्तज कफज रक्तज, मुर्दे की गंध वाला मतलब कुणप गंध। ग्रंथि मतलब ग्रंथि युक्त, गांठ युक्त, उसमें गांठ के आए। पूती मतलब होता है गंदी गंध अपन कह सकते हैं। पुए का मतलब होता है पुए युक्त, उसमें पुए का मतलब होता है पस, पस को बोलते हैं, उसमें पस आए। छीण का मतलब अगर मात्रा में कमी है, क्या बोलते हैं उसको, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं ना, उसमें मात्रा की कमी आए, है ना। और एजोस्पर्मिया किसको बोलते हैं, एजोस्पर्मिया किसी के है ना अगर सीमन में स्पर्म हो ही नहीं, उसमें काउंटिंग ही नहीं हो स्पर्म की, है ना, तो उसको बोलते हैं, मतलब जीरो स्पर्म होते हैं, उसको एजोस्पर्म बोल देते हैं। ठीक है, प्रमाण में कम होना, है ना, मूत्र के समान गंध वाला, मल के समान दुर्गंध वाला, इस प्रकार के जो भी दोष वाले शुक्र होते हैं वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके अलावा तो भाई शुक्र दोष के कारण क्या क्या है, आपका शुक्र दूषित हुआ उसका रीजन क्या क्या है। अत्यंत विवाह, विवाह जो है मिथुन को बोलते हैं। बहुत ज्यादा मिथुन किसी ने किया है तो उसका भी शुक्र क्या हो सकता है, दूषित हो सकता है। मादक पदार्थों का सेवन, अगर कोई बीड़ी सिगरेट दारू ये सब करते हैं, उसमें भी क्या हो सकता है, उसका शुक्र जो है वो दूषित हो सकता है। किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनको भी शुक्र दूषित हो सकता है, जैसे कि सिफिलिस, जिसको कि उपदंश बोलते हैं। पढ़ाऊंगा मैं आपको गायनेकोलॉजी, अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको उस समय उपदंश के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। गोनोरिया भी एक प्रकार की एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको पुए में बोल देते हैं। ये कुछ मैंने उदाहरण थे। तो पहले तो मैंने कहा भाई शुक्र के दोष कौन से होते हैं, तो वात पित्त कफ रक्त, पूर्णपगंधी, फिर ग्रंथि, पूती, पुए, क्षीण, मूत्र, पुरुष, रेतस, मतलब इन सबसे दूषित। रेतस का मतलब स्पर्म ही होता है, इसको नहीं गिनना है।
ठीक है, तो ऐसा कोई शुक्र होगा वो क्या नहीं करेगा, रेतस प्रजा उत्पादने न समर्थम। ऐसा जो रेतस होगा, रेतस स्पर्म का ही या फिर शुक्र का ही पर्याय होता है, तो ऐसा जो स्पर्म होगा वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। अब अगली लास्ट चीज अपन पढ़ते हैं, शुक्र के कार्य। शुक्र के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो शुक्रम धैर्यम चैनम प्रीतिम देह बलम रस विजार्थम से। शुक्र क्या करता है? शरीर में धीरता लाता है। वीर्य च्युति, वीर्य च्युति का मतलब होता है वीर्य बाहर निकालना, है ना। सो वो भी काम शुक्र का ही होता है। प्रसन्नता, बल, प्रहर्ष, गर्भ उत्पत्ति प्रक्रिया में बीज का कार्य करता है। तो अपन जो स्पर्म बोलते हैं जिसको, वो तो सिर्फ इसका एक काम है, बाकी और बहुत सारे काम करता है ना। तो ये किसके काम होते हैं? शुक्र के काम होते हैं। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि आप श्लोक याद करो, इससे काम आपका चल जाएगा। तो श्लोक मैंने कौन कौन से गए, ये दोष आप डायरेक्ट याद कर लेना कौन कौन से होते हैं। वात पित्त श्लेष्म रक्त, चार तो ये हो गए। एक ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। कितने याद करने? 11 होते हैं शुक्र के दोष, वो आप याद कर लेना। ठीक, कारण बस हिंदी में आप पढ़ सकते हो। तो ये अपन ने बात की, शुक्र तक की बातें की, थोड़ी सी अपन ने गर्भ अवक्रांति की बेसिक बातें अपन ने। ठीक है, तो कल की क्लास में अपन जो है आर्तव अपन शुरू करेंगे फिर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी चीजें। जो मैंने याद करने का दिया है वो आप याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए।